हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है सिंध बोर्ड की, उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो यहाँ आपको मेजरमेंट गिवन है और इसमें आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई मेजरमेंट गिवन होती है तो उसके अंदर दो टर्म्स होती हैं। तो बेसिकली एक उसको हम बोलते हैं एक्चुअल मेजरमेंट और समटाइम उसको हम बेस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं, और दूसरी जो टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अब लेट सपोज कि यहाँ पर ये आपको जो मेजरमेंट गिवन है, तो इसमें ये वाली जो टर्म है ये क्या है, इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अनसर्टेनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट को हम समटाइम बेस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी कहीं भी मेजरमेंट लिखी होगी तो उसमें दो टर्म्स होंगी, एक होगी एक्चुअल मेजरमेंट और दूसरी वाली जो टर्म है प्लस माइनस के साथ ये अनसर्टेनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करी होगी, जो यूनिट है मीटर, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या गिवन है, एक्चुअल मेजरमेंट गिवन है, और वो क्या है आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट 3.67 मीटर। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी गिवन है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और वो आपके पास क्या है, 0.25 मीटर। फरमाइश किस चीज़ की गई है आपसे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो आपने फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि आंसर जो है वो परसेंटेज में आए। तो अनसर्टेनिटी कितनी गिवन है, 0.25। एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है आपके पास, 3.67, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 6.8% आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। आपने ये फाइंड आउट करना था परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी आपको 6.8% जो है वो आंसर गिवन है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। All right, next question हमारे पास, what is the area and its approximate uncertainty of the circle with radius 3.7 10 to the power 4 सेंटीमीटर। तो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपने एरिया और उसमें मौजूद जो अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी है वो आपने फाइंड करनी है, और आपको रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो गिवन है। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं हम, क्या क्या आपको गिवन है यहाँ पर। रेडियस ऑफ सर्कल जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो कि है 3.7 टेंस टू द पावर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा जो अनसर्टेनिटी है रेडियस के अंदर वो आपको गिवन नहीं है यहाँ पर। तो ये जो है अनसर्टेनिटी वो आपको गिवन होनी चाहिए, या तो ये मेंशन हो कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो रेडियस है वो मेजर किया है, क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पता होगा तो आप उसकी जो लीज काउंट है वो निकाल सकते हो, और जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीज काउंट होता है वो ही आपको क्या बता रहा होता है, अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है रेडियस में वो ये है, लेकिन एग्जाम में आपको ये गिवन होगी। ठीक है, या तो इंस्ट्रूमेंट मेंशन होगा या आपको जो है वो गिवन होगा। ठीक है, तो 0.05 टेंस टू द पावर 4 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो, जब वर्क एग्जाम्पल 1.2 की थी हमने और 3, उस पर भी हमें जो अनसर्टेनिटी थी रेडियस में वो हमें गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी गिवन होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर टाइपो है एक। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, और जो एरिया में मौजूद अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी इन एरिया। ठीक है, तो आपने ये भी फाइंड करना है। अब सॉल्व करते हैं, तो सर पहले हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो कि किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू प्लग इन करेंगे हम। पाई कांस्टेंट है 3.14 होता है जो, और आर की वैल्यू होती है 3.141। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो है 3.7 टेंस टू द पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया आपके पास आएगा 4.3 टेंस टू द पावर 4, सॉरी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया
और ये आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको दूसरी चीज़ फाइंड करनी है जो कि अनसर्टेनिटी है। तो पहले तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि हम इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो या अनसर्टेनिटी हो, तो ये बेसिकली क्या होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो आपको अनसर्टेनिटी बताता है, ठीक है। और इसको आप डेल से रिप्रेजेंट करते हो। तो इस सवाल के अंदर यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है इन रेडियस जो कि आपको गिवन नहीं है, यही बेसिकली जो है वो लीस्ट काउंट होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। या आपको हम सीधा कहेंगे कि जो अनसर्टेनिटी है वो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आगे जाके एक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकलती है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो कि बुक में भी जिक्र है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोले या अनसर्टेनिटी बोले, ये बेसिकली क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ हमारे वाले केस में ये जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ द, यहाँ पर ये डेल आर जो है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या जो भी सर्टेनिटी थी अनसर्टेनिटी, उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मेजरमेंट से। अच्छा, जब भी हम किसी मेजरमेंट की बात करते हैं, कोई भी मेजरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बोलें या एक्चुअल मेजरमेंट कहें, एक ही बात होती है। और उसके अंदर हम प्लस माइनस करके उसकी अनसर्टेनिटी को भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ देखो, ये जो हमें एरिया फाइंड करना है तो उसको हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो एरिया है और यहाँ पे उसके डेल ए जो है ये उसकी क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास है, ये जो आर है ये बेसिकली क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। और यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है वो डेल आर है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू बोले हैं या हम एक्चुअल मेजरमेंट कहें या एक्चुअल वैल्यू बोले, तो ये क्या है आपके पास रेडियस के केस में यहाँ पर ये आर है और ये अनसर्टेनिटी क्या है, डेल आर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसी के थ्रू आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाल सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, जब भी हमारे पास पावर जो जैसे हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो उस केस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसकी पावर 3 है तो 4 पाई तो है कांस्टेंट, इसको हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो इसकी पावर होगी वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो भी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है रेडियस के अंदर वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रहे हैं कि हम जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आ कहाँ से रहा है वो देखेंगे। तो टोटल परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मैं सिंपल ही सैम्पल बना रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन एरिया, ठीक है। तो क्या हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है एरिया के अंदर वो है, वो किसके इक्वल होगी। अब देखो एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई चला जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट है, लेकिन जो पावर होगी वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है एरिया में वो आ जाएगी और रेडियस में वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया वो। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, ठीक है। रेडियस के लिए हमने आर यूज़ किया है, तो जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है रेडियस में वो है आर। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला देखा है। तो एरिया की जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल ए होगा। और यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट होगा उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए आ जाएगा। अब परसेंटेज की बात की है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया वो हमने लिख दिया। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो कैसे करना है, उसकी अनसर्टेनिटी किस में, रेडियस में, जो कि आर है, उसकी एक्चुअल वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे जो कि क्या है, कैपिटल आर है। तो डेल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखो ये 100 से 100 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ए ओवर ए इज इक्वल टू 2 डेल आर ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई है, मास्टर इक्वेशन बन गई है। अब आप देखो ये यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से, इसकी वजह से ये इक्वेशन जो है वो बन रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से हमने ये इक्वेशन जो है वो बनाई है, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो यहाँ से ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप पीछे वाले स्टेप करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये सिर्फ बताने के लिए था कि ये इक्वेशन बन कैसे रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो टारगेट है वो डेल ए फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या कहा था, अनसर्टेनिटी इन एरिया निकालना है जो कि क्या है, डेल ए है। तो हमें डेल
डेल ए चाहिए, हमारा गोल डेल ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल आर ओवर आर, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, ए क्या है, एरिया है। कुछ नहीं करना, हमने वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देंगे। अब वैल्यू कैसे प्लग इन करेंगे, यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। डेल आर की जो वैल्यू है जो हमने अज्यूम की थी 0.05 10 टू दी पावर 4 वो आ जाएगा। एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से, वो आ जाएगा जो कि है 4.3 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे किससे, आर से। आर क्या है, हमारे पास रेडियस है, और जो हमें सवाल में गिवन था क्या है, वो 3.7 10 टू दी पावर 4। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, डेल ए इज इक्वल टू 0.11 10 टू दी पावर 9 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कि ये आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, नॉट क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, डेल ए आ चुका है। अब आपको इसको लिखना किस तरीके से, आप इसको इस तरीके से लिखोगे जैसे हमने देखा कि लिखना हमने ऐसे ए प्लस माइनस ए डेल ए। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास मेजरमेंट है, किसको मेजर किया हमने, एरिया को। अब एरिया में दो चीज़ें हैं, उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है और अनसर्टेनिटी है। एरिया जो है आपके पास क्या है, 4.3 10 टू दी पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस करके लिखेंगे, और अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.11 10 टू दी पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 और सेंटीमीटर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 4.3 प्लस माइनस 0.11। ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं, 10 टू दी पावर, क्योंकि दोनों के लिए। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये आपके पास क्या आ गया है, ये बेसिकली आपके पास आंसर आ चुका है कि आपने एरिया फाइंड करना था, और जो भी उसमें अप्रॉक्सीमेट एरर आ रहा है वो फाइंड करना था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। ये आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है, एन एरोप्लेन ट्रैवल्स 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू ट्रैवल 1.00 किलोमीटर। सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक एयरप्लेन है जो कि इतनी स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रहा है, और इतने उसने डिस्टेंस कवर किया है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने ये फाइंड करना है कि उसे कितना टाइम लगा है। तो आपने बेसिकली टाइम फाइंड करना है। डेटा बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, स्पीड ऑफ द एयरप्लेन जो कि है 850 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गिवन डिस्टेंस है कि उस एयरप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जो कि है डी, और वो है 1.0 किलोमीटर। कितना उसको टाइम लगा है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने टाइम फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल। तो यहाँ पर आपने फाइंड करना है टाइम। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो किसकी इक्वल होती है, सॉल्व करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो अपनी इक्वेशन को हम टाइम पे सेट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट किया है, स्पीड को हमने वी से डिनोट किया है, टाइम को हमने टी से डिनोट किया है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपके पास, 850 किलोमीटर, और वी आपके पास कितना है, वो यहाँ पे ये 850 नीचे आएगा 1.0 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 850 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर मर जाएगा, आर नीचे है ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या होगा 1/850 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आर है। एज वी नो दैट एक घंटे के अंदर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक घंटा जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो अपना आंसर चाहिए वो सेकंड के अंदर चाहिए, आवर्स के अंदर नहीं चाहिए। दैट्स वाई हम आवर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 1850 एज इट इज आ जाएगा। इस आर की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3600। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.23। तो टाइम है 4.23 सेकेंड्स। तो इस एयरप्लेन को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के अंदर कितना टाइम लगेगा, अगर वो इतनी स्पीड से जाता है 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसे 4.23 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है, अ रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25.0 मीटर इन लेंथ एंड 15.0 मीटर इन विड्थ
is used to store water for a short period of time in an industrial plant if 2980 meter cube water is pumped into the tank. What is the depth of the water? तो बेसिकली सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक टैंक है और उसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपको उसकी विड्थ गिवन है और कहा जा रहा है कि वो जो टैंक है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे उस प्लांट का वो जो टैंक है उसका वॉल्यूम गिवन है और आपने डेप्थ ऑफ द वाटर फाइंड आउट करनी है। डेटा बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर लेंथ गिवन है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो है 25.0 मीटर। इसके अलावा आपको विड्थ ऑफ द टैंक गिवन है जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो है 15.0 मीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है जो कि है वी से हम डिनोट करते हैं, वो है 2980 मीटर क्यूब। आपको क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने डेप्थ फाइंड करनी है। बेसिकली जो डेप्थ है वही क्या है, हाइट है, और यहाँ पर ये आपने फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो डेप्थ है वही आपके पास क्या है, हाइट है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, एच है। आपने ये फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को एच के ऊपर सेट करेंगे क्योंकि हमें तो एच चाहिए। तो क्या होगा, वी एल और बी तरह के डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से, और वी जो है वो क्या है 2980 और एल की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 25.0, जबकि जो बी है उसकी वैल्यू है 15.0। ठीक है, अब इसका जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब, इसका भी यूनिट था मीटर, इसका यूनिट था मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, अब देखो ये 1 मीटर इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1 ही मीटर रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई का आपके पास जो आंसर आएगा जो कि क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर है, या इसको हम कहें हाइट ऑफ द वाटर, जो कि है 7.946। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो जो एच है वो क्या बन जाएगा, 7.95 मीटर। सो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये आपके पास क्या है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द वाटर, कि उस टैंक में आपने कितना जो है वाटर है पंप किया है उसकी डेप्थ आपको यहाँ पे मिल गई है। और डेप्थ बोलेंगे हाइट बोलेंगे एक ही बात है, और ये क्या है, आंसर है। Numerical number 5. Find the volume of the rectangular underground water tank has a storage facility of 1.9 meter by 1.2 meter by 0.8 meter. सवाल के अंदर बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपने वॉल्यूम जो है रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का वो आपने फाइंड करना है, और उसके अंदर जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया गया है कि है तो रेक्टेंगल, ठीक है, ये नहीं बताया गया कि इसमें लेंथ ब्रेथ और विड्थ क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ले लेंगे कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये क्या है, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी वॉल्यूम के अंदर जो है वो आप लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर। आपको लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक वो है 1.9 मीटर। इसके अलावा जो उसकी विड्थ है वो आपको गिवन है जो कि है डब्ल्यू से हम डिनोट कर रहे हैं 1.2 मीटर। इसके अलावा जो उसकी हाइट है वो आपको गिवन है जो कि है एच से डिनोट कर रहे हैं हम 0.8 मीटर है, जिसकी वैल्यू क्या आपसे फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने जो वॉल्यूम है उस वाटर टैंक का वो आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ठीक है, तो सिंपल हम ये लिख देते हैं कि हमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, वी। एज वी नो दैट जो वॉल्यूम होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ब्रेथ की जगह मैं यहाँ पे विथ लिख देती हूँ, एक ही बात है। ठीक है, विथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करेंगे हम, लेंथ के आपके पास 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक में तो जो आंसर आएगा वो होगा 1.824 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है, तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो 1113 हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम आ रहा है और रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का वो 1.824 मीटर है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, न्यूमेरिकल नंबर 5 का आंसर आ गया है। All right, next question is numerical number 6. Two students drive the following equations in which x refer to the distance travel and v the speed, the acceleration, and t the time, and the subscript naught means the quantity at time t is equals to 0.
पार्ट ए एक्स इज इक्वल टू वी नॉट वी टी स्क्वायर प्लस 2at एंड पार्ट बी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर which of these could possibly be correct according to the dimensional check। so basically सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि दो स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर। सो लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पर था, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसके पास जो भी वेलोसिटी है वो क्या है, v नॉट है। ठीक है, अब ये मूव करता है, मूव करके ये इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है। अब ये किसी टाइम के ऊपर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम है और हमें नहीं पता है क्या टाइम है। सो किसी टाइम पे वो यहाँ पर है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के। अब इसके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है वो क्या है, x डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जब यहाँ से मूव करता है तो यहाँ पर इसके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन होगी समथिंग, और फिर कुछ टाइम के बाद ये इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v हो गई है और जो टाइम है वो क्या है, t है। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये दो इक्वेशंस जो है वो ड्राइव की हैं। आपने डायमेंशनल एनालिसिस चेक करके बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पर पहले इस इक्वेशन नंबर ए को कंसिडर कर लेते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, पहली इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको चेक करना है, डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x है। अब x क्या है, कोई डिस्टेंस है, और अगर मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है तो मुझे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करना होगा। अब ये x जो है वो कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, और लेंथ के लिए हम जो डायमेंशन यूज़ करते हैं वो l होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, कोई सी भी लेंथ हो, कोई सा भी डिस्टेंस हो, तो उसके लिए हम इस तरीके से एल डायमेंशनल यूज़ करते हैं। मास के लिए हम जो है वो एम यूज़ करते हैं, कैपिटल एम। जबकि जो टाइम होता है उसके लिए हम कैपिटल टी इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर डायमेंशंस की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देख ली, इसकी हमारे पास जो डायमेंशन है वो एल आ रही है। अब हम अपनी कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दो टर्म्स हैं। एक तो आपके पास क्या है, वी टी स्क्वायर है प्लस 2at है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टर्म को वी टी स्क्वायर प्लस 2at। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जगह v इंडिविजुअली सबको कर देंगे, t यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 कांस्टेंट है a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनक्लोज कर देना है, और यहाँ पे जो 2 है बेसिकली उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने जब डायमेंशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 2 एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे हम 2 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए जो डायमेंशन होती है ये भी हम इससे पहले ड्राइव कर चुके हैं, और वेलोसिटी के लिए जो डायमेंशन होती है वो एल टी इनवर्स होती है। एंड एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी इनवर्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लग इन कर देंगे, वेलोसिटी की जगह पे क्या आएगा, एल टी इनवर्स आ जाएगा। टाइम की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल टी, टाइम के लिए हम कैपिटल टी करते हैं, और स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ई के लिए यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बेस से हमें पावर को ऐड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या एल है, यहाँ पे क्या है, टी इनवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर टी के ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये क्या होगा, प्लस एल टी इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, अब इसकी जो पावर है वो कुछ नहीं होती, तो क्या होती है, +1 होगी, हम लिखते नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, बेस से हमें पावर को ऐड करनी है। तो आप देखो यहाँ पर ये वाला टी और ये वाला टी, इसी तरह यहाँ पे ये टी और ये टी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, एल टी -1, इसकी पावर क्या है, +2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो एल टी +1 होगा। तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल एल टी लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एल टी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रही है, राइट हैंड साइड पर आ रही है। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सिंपल एल है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है एल है, और इसकी जो डायमेंशन आ रही है वो क्या होती है, एल टी,
और यहाँ पे क्या है प्लस एल टी इनवर्स। ठीक है, तो अब आप अगर इस चीज़ को देखो, यहाँ पर ये जो है हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, डायमेंशनली एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि दोनों साइड के अंदर मौजूद हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब जाके वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो। तो ये वाली जो इक्वेशन है डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट इक्वेशन है ये। उन्होंने जो स्टूडेंट है उन्होंने जो है वो ये इक्वेशन सही नहीं बनाई है। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जो कि एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस टू ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसिडर करोगे, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करोगे, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है, सिंपल एक्स है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जो एक्स है उसकी जो डायमेंशन आएगी वो लेंथ की डायमेंशन होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, कंसिडर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ये वाली पूरी टर्म आ रही है वी नॉट टी प्लस टू ए टी स्क्वायर। तो जब डायमेंशन की बात करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, वी नॉट टी प्लस टू ए, और यहाँ जगह टी स्क्वायर। ठीक है, तो v के लिए अब देखो, कोई सी भी वेलोसिटी, इनिशियल हो फाइनल हो, कोई सी भी वेलोसिटी का रिश्तेदार हो, सबकी डायमेंशन जो है वो एक ही होती है। वो क्या होती है, v की, वो है एल टी इनवर्स होती है। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन भी कोई सी भी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है, एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम प्लग इन कर देंगे एल टी इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस टू, और यहाँ पे टू भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एल टी इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम अंदर लेंगे कि ये इसके ऊपर है, बेस में पावर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, +1 होता है, और यहाँ पे आएगा +1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, +2 है, ये इसमें ऐड हो जाएगा +2। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि ये क्या आएगा, एल टी माइनस माइनस कैंसिल, तो इसकी पावर क्या है, 0 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा एल टी की पावर 0। तो कोई भी टर्म हो जिसकी पावर 0 के इक्वल होती है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस से क्या आ जाएगा, आपके पास एल आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, अगर आप देखो कि वो क्या है, डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो डायमेंशन है वो एल आई है, और राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं उनकी भी डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो दूसरी इक्वेशन बनाई है इन लोगों ने, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमने जब इसकी डायमेंशनल एनालिसिस किया तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सही आ रही है, सेम आ रही है हर एक टर्म की। तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो पहला पार्ट की जो इक्वेशन थी वो इनकरेक्ट थी, और दूसरा जो पार्ट है उसकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। All right, next numerical is numerical number 7. 1 hectare is defined as 10 to the power 4 meter square, and 1 acre is 4 10 to the power 4 feet square. How many acres are in 1 hectare? Hint, 1 meter is equal to 3.28 feet. तो बेसिकली यहाँ पर सवाल के अंदर आपको कन्वर्जेंस गिवन है, और आपने फाइंड करना है कि जो एक एकड़ है वो हेक्टर जो है वो एक हेक्टर कितने एकर्स के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, टू फाइंड, वो है 1 हेक्टर कितने एकर्स के इक्वल है, वो अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, अगर आप देखो गिवन कन्वर्जेंस जो आपको गिवन है, कहते हैं कि एक हेक्टर जो है वो कितने मीटर स्क्वायर के इक्वल है, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। फिर कहते हैं कि एक एकड़ जो है वो कितने फीट की इक्वल है, वो है 4 10 टू दी पावर 4 फीट स्क्वायर के इक्वल है। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। फिर के आखिर में जो हिंट गिवन है वो कहते हैं कि 1 मीटर जो है वो कितने ने फीट की इक्वल है, जो कि है 3.28 फीट की इक्वल है, और ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने मीटर को और फीट वाले, देखो हेक्टर भी मीटर स्क्वायर के इक्वल है और फीट भी फीट स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन 3 को लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमें लास्ट के अंदर हिंट गिवन है, अपने सवाल को हम वहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिया आपने, जो कि क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट के इक्वल है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करोगे आप तो स्क्वायरिंग जो है वो दोनों साइड पे होगी 3.28 फीट। तो यहाँ पर आ जाएगी स्क्वायरिंग लाइक दिस। अब ये जो स्क्वायर है दोनों पर है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये आएगा 3.28 का स्क्वायर, और ये आएगा फीट का स्क्वायर। 3.28 का स्क्वायर जो है वो 10.75 के इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या आएगा फीट का स्क्वायर, और ये है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या है गोल, आपका गोल ये है कि आपने एकड़ को हेक्टर को बेसिकली एकर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है कि जो हेक्टर है वो किसके इक्वल है, मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और जो एकड़ है वो फीट स्क्वायर के इक्वल है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को फीट स्क्वायर पे सेट करेंगे और इस इक्वेशन 2 में प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10.75, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फीट स्क्वायर आ जाएगा। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अब क्या करोगे आप, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपने 4 को 2 में प्लग इन कर देना है, और आपके पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, 1 एकड़ इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 4 टेंस टू दी पावर 4 फीट स्क्वायर। अब फीट स्क्वायर की जगह पर आपने क्या कर देना है, इस टर्म की जगह पर आपने ये वाली पूरी टर्म को प्लग इन कर देना है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 एकड़। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये आएगा 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 टेंस टू द पावर 4 फीट स्क्वायर की जगह पे पूरी टर्म जो है वो प्लग इन कर देंगे हम, जो कि किसके इक्वल है, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10.75। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आपके पास आंसर आएगा 1 एकड़ इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पर 3720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आपने क्या करना है कि आपको एकड़ मिल गया है, ठीक है, किसकी टर्म में मिला है, मीटर की टर्म में, तो मीटर के ऊपर मैं इस इक्वेशन को सेट करके इस इक्वेशन में प्लग इन करूंगी तो क्या आ जाएगा, एकड़ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को सेट करेंगे किसके ऊपर, मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 एकड़ डिवाइडेड बाय 3720 इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन 1 के अंदर जाना है। सो इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम बोल देते हैं, लेट्स सपोज ये 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इसमें प्लग इन कर देंगे, 1 हेक्टर, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ पे आएगा इक्वेशन 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4, और मीटर स्क्वायर की जगह पर आप ये जो मीटर स्क्वायर है यहाँ पर इसकी जगह पर आप ये पूरी टर्म प्लग इन कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 एकड़ डिवाइडेड बाय 3720। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 हेक्टर, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 4 जो है वो 3720 से डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2.687। ठीक है, और जो आंसर होगा वो किस में आएगा, एकड़ के अंदर आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आएगा 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.69, राउंड ऑफ करेंगे, एकर्स के इक्वल है। और ये आपके पास क्या है, आंसर है। आपने यही करना था कि हेक्टर को किस में कन्वर्ट करना था, एकड़ के अंदर कन्वर्ट करना था। आपने कहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया, जो आपको हिंट गिवन थे आपने वहां से इसको सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, और हमारे पास फिर आखिर के अंदर फाइनली जो है वो आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखते हैं। अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट वॉचेस गेन और लूज नॉट मोर देन 10 seconds इन अ ईयर। हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस एज परसेंटेज। बेसिकली सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक वॉच फैक्ट्री जो कि क्लेम कर रही है कि उनकी जो घड़ियां हैं या उनकी जो घड़ियां हैं वो 1 साल के अंदर 10 सेकंड या तो गेन कर लेंगे या तो वो लूज कर लेंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि वो जो घड़ी है कितना एक्यूरेट है, आपने परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करना है। अगर एक घड़ी है वो 1 साल के अंदर 10 सेकंड लूज या गेन कर रही है तो ये जो घड़ी है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत
ज़्यादा एक्यूरेट है। वो इस वजह से एक साल के अंदर बहुत सारे सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और उन सेकंड के अंदर अगर आप देखो 10 सेकंड का इजाफा हो जाए या कमी हो जाए तो ऐसा कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ये फिर भी क्या है, अनसर्टेनिटी है और आपने बस ये बताना है कि ये घड़ी कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो 10 सेकंड्स क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो डेटा बनाएंगे हम, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पर। डेल टी गिवन है जो कि क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम है, वो कितना है, 10 सेकंड का है। इसके अलावा आपको एक्यूरेसी फाइंड करनी है। एक्यूरेसी एक तरह से हमें परसेंटेज के अंदर फाइंड करनी है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। टू फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या इसको हम दूसरे लफ्जों में एक्यूरेसी कहें तो एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। सो यहाँ पे वैसे आपको गिवन है टाइम जो है वो एक साल की बात कर रहे हैं, तो ये जो है 1 t जो है यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू है बेसिकली वो 1 ईयर है, लेकिन हम क्योंकि अनसर्टेनिटी सेकंड में है तो हम क्या करेंगे, उस ईयर से कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर। तो एक जो साल होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। और हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा जो क्या आएगा, 315360000 सेकेंड। तो आप देखो कितने सारे सेकंड आ रहे हैं, जो कि एक साल के अंदर इतने सेकंड होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया है जो कि 315360000 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यू है सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक्चुअल मेजरमेंट है या एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। और हमें क्या करना है, हमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये क्या होगा, डेल टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस वैल्यू प्लग इन करते हैं, डेल टी की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है वो है 10 सेकेंड, और टी की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 315360000। ये आपके पास क्या है, सेकंड है, इतने एक साल के लिए इतने सेकंड्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.16 × 10⁻⁵ और जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये आपने क्या फाइंड कर लिया, एक्यूरेसी फाइंड कर ली है, या आप ये कहोगे कि आपने इसका जो परसेंटेज एरर है वो आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है कि आपने ये फाइंड आउट करना था। तो आंसर आया, इससे ही पता चल रहा है कि जो घड़ी है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्यूरेट है, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे जो डेविएशन है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, यूनिट नंबर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज 3480 किलोमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून एंड हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट अर्थ। तो बेसिकली सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि मून है, ठीक है, और मून का जो डायमीटर है वो आपको गिवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ मून। डी डायमीटर को इंडिकेट करा है, एम जो है वो मून को इंडिकेट करा है। जबकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वी एम, वी वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, एम जो है वो मून के लिए। तो सब स्क्रिप्ट में जो एम लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली क्या है, मून की बात कर रहे हैं हम। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपने नंबर ऑफ मून जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि कितने मून मिल के अर्थ जितना वॉल्यूम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, डेटा बनाते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ मून गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ मून वो है डी एम, ठीक है। वो कितना है आपके पास, 3480 किलोमीटर। क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है, टू फाइंड, फरमाइश की गई है आपसे सवाल के अंदर कि आपने पहले तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मून वी एम, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मून फाइंड करना है कि कितने मून मिल के अर्थ जितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, ये आपने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा, अर्थ अगर आप देखो मून जो है वो बेसिकली क्या है, स्फीयर है। तो वॉल्यूम जो होगा मून का वो भी क्या होगा, v = 4/3 पाई आर एम
क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर जो है वो यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे एम जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मून को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिखा है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस फाइंड करते हैं। आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस डायमीटर है, लेकिन डायमीटर का जो हाफ होता है वो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ मून है वो क्या होगा, जो भी डायमीटर है मून का उसका हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, v इज इक्वल टू 4/3 बाय आर एम। आर एम की जगह पे आप क्या लिखोगे, डी बाय डायमीटर ऑफ मून का हाफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यू प्लग इन कर देंगे। वो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मून कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सब स्क्रिप्ट में आप मून लिख दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, और डी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, डी आपके गिवन, तो डायमीटर कितना था आपके पास, 3480। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो यूनिट है यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है, इसके साथ प्रीफिक्स। तो यूनिट से पहले ये क्या लगा हुआ है, किलो, ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3480 10⁻³ मीटर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीफिक्स को बेसिकली खोल दिया है। तो यहाँ पे जो के है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किलो, और किलो जो है वो प्रीफिक्स है जो कि 10⁻³ या इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं जो कि 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और 3480 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, उप्स, स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्यूब, और यहाँ पे आएगा 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ मून निकल कर आएगा वो होगा 2.2 10⁻19 मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो ये आपके आया पास आया वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, तो अब आपने सवाल का एक पार्ट तो कर लिया है सॉल्व। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है नंबर ऑफ मून कैलकुलेट करने हैं कि कितने मून मिलके जो है वो अर्थ जितना वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अब हम किसके लिए काम करने वाले हैं, नंबर ऑफ मून के लिए काम करने वाले हैं कि कितना मून मिलके अर्थ जितना वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो वो किसके इक्वल होगा, देखो अर्थ का जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी है, और मून का जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी एम है। तो अगर मैं यहाँ पर उस नंबर एन को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, ठीक है, जो कैपिटल एन है ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मून है। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं क्योंकि हम मून के लिए नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मून है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मून को एक मून के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एन की जो वैल्यू है ना, आपने वो फाइंड करने कितने मून मिलकर अर्थ का जितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी ई डिवाइडेड बाई वी एम। तो हमारा गोल क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मून हमने फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मून इज इक्वल टू वी ई, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो किसके इक्वल होगा, अर्थ भी क्या है, स्फेयर है। ठीक है, और मून भी क्या है, स्फेयर है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाए। अब देखो अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सब स्क्रिप्ट में ई लिखेंगे। अगर मैं मून के वॉल्यूम की बात करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, 4/3 पाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी प्लेनेट है अगर आप उसके वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पर उसका रेडियस जो भी होगा वो लिखना है आपने, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये जो है ये तो सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली रेडियस को देखना है आपने। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, 4/VE। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है आपके पास, 4/3 पाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब आ गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4/3 पाए और रेडियस ऑफ मून का क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, आपस में मर जाएगी, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो ऊपर सवाल के अंदर देखो आपको एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है जो कि है रेडियस ऑफ अर्थ, आपको ये हिंट में सवाल में गिवन है। ठीक है, तो आप जब डेटा बनाओ तो यहाँ पे ये इस चीज़ को भी ऐड कर लेना कि यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ अर्थ वो भी क्या है, गिवन है। ठीक है, जो कि आर ई है, जो कि कितना है, 6,380 किलोमीटर। तो इसको जब मैं प्रीफिक्स से निकालूंगी वो क्या होगा, 6380 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, इसके अंदर जाके वापस से इसकी वैल्यू प्लग इन कर देनी है आपने। तो जब आप इसके अंदर वैल्यू प्लग इन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मून आ जाएगा। अच्छा, आप चाहो तो पहले से ही जो है डायमीटर रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो, इस टर्म को इसे डिवाइड करके। लेट सपोज कि अगर डायमीटर ऑफ मून जो है वो कितना है, 3480, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पे क्या है, 10⁻³ है। तो जो रेडियस ऑफ मून निकल कर आएगा यहाँ पे 1740
और 10⁻³ मीटर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देना है। तो रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो आपको गिवन था, जो कि था 6380 10⁻³ यहाँ पे आएगा क्यूब। इसी तरह रेडियस ऑफ जो मून है वो आपने निकाला था, यहाँ पर प्लग इन करोगे 1740 10⁻³ का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाली टर्म तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यूब भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, नीचे ये प्लस है, ये भी प्लस है, ऊपर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली टर्म है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो नंबर ऑफ मून्स जो आ रहे हैं वो है 49.29 मून्स हैं। ठीक है, तो आप देखो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 49.3। तो नंबर ऑफ मून जो आए हैं वो कितने हैं, 49.3। मतलब कि इतने सारे मून जो है वो 49 मून मिल के अर्थ जितना वॉल्यूम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर अर्थ हमारी जो इतनी बड़ी है उसमें अगर आप 49 मून जो है वो ऐड डालोगे तब अर्थ जितना वॉल्यूम जो है वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इसके अंदर हमने ये सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी थी, वॉल्यूम ऑफ मून और नंबर ऑफ मून्स। होपफुली आपको ये समझ आ गया।